नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 9 अक्टूबर 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के न्यूज एनालिसिस में। कल देखिए 10 अक्टूबर है। कल होने वाला है पीटी एग्ज़ाम। ठीक है, जो पीटी के लिए एग्ज़ाम देना चाहते हैं, दे रहे हैं, उनके लिए सिर्फ एक मैसेज कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस जगा के रखिए और अपने माइंड को इस तरह से ट्रेन करिए कि मैंने सारा चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। आप अपने दिमाग में एक ही चीज़ बैठा के रखिए कि मैंने सारा सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिया है। कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया है। अभी से 24 आवर्स आपको क्या करना है इस आज के डेट में। आज के डेट में कुछ ज़्यादा आपको इस इधर उधर पाँव फेंकने की, हाथ फेंकने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितने भी स्टैटिक्स पोर्शन पढ़ा है उसको रिवीजन करिएगा, बस और बस स्टैटिक्स पोर्शन। करंट अफेयर को आपको यहाँ पे रिवीजन नहीं करना है, स्टैटिक्स पोर्शन का आप रिवीजन कर ले। ये रिवीजन करने के बाद आपको अपने कूल डाउन होके, आप यदि लेट नाइट यदि सोते होंगे तो आपको जल्दी उठने का कोशिश करना है। आज जल्दी सोना है, 10 बजे के आसपास आप खाना खा के सो जाए। आप उनसे थोड़ा सा बात करें जिनसे आपको बात करके थोड़ा सा टेंशन दूर होता है। और देखिए, एक इमोशन जो होता है ना, उसको संभाल के रखना पड़ता है। आपके अंदर एक फेयर आता होगा, डर आता होगा, लेकिन देखो एक्चुअली आप रोबोट नहीं हो, कोई लकड़ी का तो नहीं बना हो कि आपके अंदर ये चीज़ें सारी चीज़ें नहीं आएगा, आता है। लेकिन ये जो नर्वसनेस है ना, इसको आप किस तरह से कंट्रोल करते हो, ये सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, अपने नर्व को कंट्रोल करने के लिए अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि मैंने सारा चीज़ें कंप्लीट कर लिया है। आज मेरा पास एक ही है कि जितने भी हथियार है ना, ब्रह्मास्त्र जो भी अस्त्र है, कल मुझे छोड़ना है। वो समय आ चुका है जिस दिन का इंतज़ार था। कितने ऐसे होंगे जो कल के डेट आने के लिए डरते होंगे, लेकिन नहीं, आप ये दिमाग में सोचिए कि इसी दिन के लिए तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। ये 2 साल से, 3 साल से, पूरी लाइफ मेरी इसी के लिए तो है। मैंने सारा सपना छोड़ दिया, मैंने इंजॉय करना छोड़ दिया। किस दिन के लिए? ये 10 अक्टूबर के लिए। तो ये पीटी एग्ज़ाम के लिए पूरा पावर झोंक दीजिए कल के लिए, पूरा चीज़ें, पूरा माइंड सेट। कहीं आपसे चूक ना रह जाए कि आप इस बार फेल हो जाए, कभी नहीं। और देखिए, जब आपकी पीटी एग्ज़ाम हो जाए, सॉरी जीएस का पेपर हो जाए, देखिए आज खासकर जो मैसेज है वो जो कल पीटी दे रहे हैं उनके लिए है। तो यदि आप आज के ट्यूटोरियल देखना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं 2 से 3 मिनट, फिर आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं मैसेज दे दूँ कल, एक तो आप जल्दी निकल जाए। यदि आप किसी चीज़ से जाते हैं तो मैंने उसके लिए टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया कि क्या क्या आपको लेके जाना है, क्या क्या चेक कर लेना चाहिए, तो आप वहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं। उसके बाद रही बात कि जैसे जीएस का पेपर हो जाए, उसके बाद जो आपके पास 2 घंटे का टाइम मिलता है, उस 2 घंटे में थोड़ा सा आप कुछ एनर्जी ड्रिंक, मतलब कि थोड़ा सा जूस पी ले, कुछ फ्रूट है तो फ्रूट ले ले। यदि आपका सेंटर वहाँ पे है जहाँ पे ये सुविधा नहीं प्राप्त हो, तो आप कैरी कर सकते हैं फ्रूट अपने साथ। तो ये सारी चीज़ें आपके पास रहना चाहिए जिससे कि आप इसको कंप्लीट करें। ये निकलने के बाद, एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आपके पास ये सारी चीज़ें होना चाहिए। ये करके ज़्यादा आप खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा खाना खा के जाएंगे अंदर तो नींद आएगी। तो इसलिए आप ऐसा खाना खाएं जो एनर्जी वाली होती है, और अपने आप को नर्वसनेस जो है ना उसको रोक के। और देखिए, जब जीएस का एग्ज़ाम हो जाए ना, उसके बाद जीएस पेपर के बारे में आपको सोचना नहीं है। नहीं तो कितने जन क्या करते हैं ना, डिस्कस करते रहते हैं कितना पेपर तुम्हारा सही हुआ, कितना क्वेश्चन मेरा सही हुआ, बाहर आके टिक लगाएंगे कि ये इतना पेपर सही है, इतना पेपर गलत है। ये चीज़ें यहाँ पे होता है। जीएस का पेपर जैसे ही हो तो आपको ये नहीं चेक करना है कि हमें कितना सही हो रहा है, मैंने क्या किया नहीं किया, भूल जाइए उसको। आपका जीएस का पेपर जैसा गया। अब जो आने वाला जो पेपर रहेगा आपका सीसेट के बारे में सोचना है। ठीक है, मैं उसको कैसे कंप्लीट करूँगा। सीसेट के बारे में सोचने के लिए आपकी स्ट्रेटजी आपकी स्ट्रेटजी होगा कि आप यदि कंप्रीहेंसन पहले करेंगे तो कंप्रीहेंसन में भी कोशिश करिए कि जो छोटा छोटा कंप्रीहेंसन रहता है ना, उसको पहले टैकल कर ले, उसको पहले कर ले। ठीक है, उसके बाद मैथ हो गया। मैथ में थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, तो मैथ को हम किस तरह हैंडल करेंगे। तो ये सारी आपकी स्ट्रेटजी है, आपको बनना होगा। मैं कोई अभी नया स्ट्रेटजी नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि आपके पास जो भी चीज़ें होगा उसके लिए आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो। कोई भी चीज़ें नहीं, जो आपके पास स्ट्रेटजी रहेगा वो आपका बेस्ट स्ट्रेटजी रहेगा। तो ऑल द बेस्ट सभी के लिए जो कल एग्ज़ाम दे रहे हैं। आई होप कि आप लोग का अच्छा एग्ज़ाम हो और आप आगे आए और अपनी लाइफ में जो आप चाहते हैं, आपके जो ड्रीम है, उस ड्रीम आपका पूरा हो सके। चलिए हम आर्टिकल डिस्कस करते हैं। आज जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, आज देखिए 9 अक्टूबर है। खासकर कुछ स्टूडेंट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं मेंटरशिप प्रोग्राम में और सारे चीज़ों में, तो उनका भी एग्ज़ाम है। तो उनके लेके कुछ ज़्यादा प्रिपरेशन चल रही थी, उनको ही सपोर्ट, मेंटल सपोर्ट प्रोवाइड करने का कोशिश कर रहा था। तो इसी टाइम में आज थोड़ा सा मैं डिस्कशन ज़्यादा नहीं कर पाया, ठीक है, टॉपिक नहीं ले पाया। फिर भी आज देखते हैं। पहला जो है कि 68 सालों के बाद टाटा के पास फिर से पहुंच चुका है एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया टाटा के पास पहुंच चुका है। तो ये आर्टिकल है कि एयर इंडिया को बेचने की बात चल रही थी कि इसको निजीकरण किया जाना चाहिए। तो टाटा ने सबसे ज़्यादा बोली लगाया है, बोली के माध्यम से टाटा को ट्रांसफ़र कर दिया गया है
जो स्वामित्व है वो टाटा को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ आती है कि 68 साल बाद यहाँ पे आया, तो इसका मतलब है कि 68 साल पहले भी टाटा का ही था क्या? तो चलते हैं देखते हैं क्या है नोट्स के अंदर। देखिए पहले चीज़ें समझिए, यहाँ पे एयर इंडिया का हम देखते हैं कुछ इतिहास। क्या इतिहास है? देखिए 15 अक्टूबर 1932 को जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा इनके द्वारा ये बनाया गया था। ठीक है, इनकी अगुवाई में टाटा एयरलाइंस ही बनाया गया था, सर्विस चालू की गई थी। इनका काम यही था कि नाम बदल के फिर बाद में 1968 में क्या किया गया, 38 में इसका नाम बदल के टाटा एयरलाइंस कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद फिर से इसको क्या किया गया, 29 जुलाई 1946 को इसको फिर से एयरलाइंस का नाम में सूचित कर लिया गया। एयरलाइंस को क्या किया गया, सरकारी सूची में रख दिया गया। इसका नाम चेंज करके कर दिया गया एयर इंडिया। एयर इंडिया 1947 की स्वतंत्रता के बाद भारत में 1948 जब आया तो उसकी हिस्सेदारी हो गई थी 46%। किसका हिस्सेदारी होगा, अधिग्रहण कर लिया गया सरकार के द्वारा। अभी भी 49% सरकार के पास था, 51% टाटा कंपनी के पास था। लेकिन बाद में आने वाले समय में 1953 में इसको सूचीबद्ध कर दिया गया, वायु निगम अधिनियम के तहत इसको कर दिया गया। एयर इंडिया को सरकार पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया, सरकार के पास चला गया ये चीज़ें। उसके बाद ये परिस्थिति हुई, सरकार के पास रहा, सरकार के पास एयर इंडिया का सारी चीज़ें चलता रहा। बाद में अभी परिस्थिति वर्तमान में ये आ चुका है कि एयर इंडिया के पास कुल 121 विमान है, लेकिन जो एक होता है ना स्पेस, उनके पास फंड नहीं है। ठीक है, नुकसान में चल रहे हैं। इनके पास संसाधन देख सकते हैं, नुकसान 8,556 करोड़ रुपए का नुकसान में चल रहा है, एयर इंडिया चल रहा था। जिस कारण से सरकार एक बोझ सी बन गई थी एयर इंडिया। सरकार सोचा कि आप इस बोझ को मैं यहाँ से हटाऊँ, तो हटाने के लिए इन्होंने निजीकरण करने का सोचा कि हम इसको निजी शक्तियों के पास भेज दूँगा, निजी कंपनियों के पास भेजूँगा। तो देखिए बहुत पहले समय से इसके लिए आ रहा था, लेकिन कोई बोली लगा नहीं रही थी, कोई बीट आ नहीं रहा था, इसलिए एयर इंडिया को ट्रांसफ़र किया नहीं जा रहा था। सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि कहाँ से कोई आएगा, कोई निजी कंपनी जो मैं इनको ट्रांसफ़र करूँ। लेकिन लास्टों लास्ट तक टाटा जो कंपनी है इन्होंने फिर से वापसी कर लिया है, ऐसा बोल सकते हैं। इन्होंने अपनी संपत्ति को फिर से वापस ले लिया है बोली के माध्यम से। अब सवाल उठता है निजीकरण क्या होता है। निजीकरण जो है वो जो सार्वजनिक सेवा है उसका जो स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्रों को रहता है, सार्वजनिक क्षेत्र मतलब राज्य और सरकार के पास रहता है, उसको ट्रांसफ़र करके निजी किसी क्षेत्र को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, निजी किसी क्षेत्र को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम निजीकरण। मान लेते हैं कि सरकार के पास कोई चीज़ है, सरकारी इसका स्कूल है, वो स्कूल आपको दे दिया जाए कि आप इस स्कूल का संचालन करें, मतलब ट्रांसफ़र पूरा आपको कर दिया जाए। इसके बदले कुछ आपने को सरकार आपसे अमाउंट ले ली है, तो ये स्कूल क्या हो गया, आपको हो गया। लेकिन ये स्कूल पहले क्या थी, सरकारी थी, गवर्नमेंट थी, आपने यहाँ पे कवर किया। अब सवाल उठता है निजीकरण। निजीकरण का बहुत सारे हमारे सामने आ रहा था कि निजीकरण क्या है, क्या प्रक्रिया है, आपने इसमें देख लिया। उसके बाद इसका लाभ देखते हैं। लाभ क्या होता है, एक स्टेटमेंट सरकार के द्वारा और हमारे प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दिया जाता था। व्यापार राज्य का व्यवसाय नहीं है, मतलब कि इसमें है कि सरकार व्यवसाय नहीं करेगा, सरकार कोई बिजनेसमैन नहीं है, सरकार शासन करने के लिए, ना कि बिजनेस करने के लिए। ये चीज़ें सामने आती है, इसी के पक्ष में दिया जाता है। जब आप कभी निजीकरण के बारे में लिखे और उसके लाभ में लिखे तो ये पॉइंट आप जरूर डालिएगा, जिससे क्या होगा कि वैल्यू ऐड हो जाएगा आपका आंसर। ओके, उसके बाद निजीकरण से यही होगा कि इनके पास ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार हो जाएगी, इनके पास क्षमता हो पाएगी। ठीक है, कर्मचारियों को अपने निवेश करने के लिए निवेशकों को लाया जा सकता है, कंपनी को प्रमोट किया जा सकता है, उनको पूंजी बाजार को फिर से लाभान्वित प्रभावित किया जा सकता है। ये सारे चीज़ें पॉइंट यहाँ पे निकल के आती है। अब नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। ये पहला ही पेज पे यहाँ पे दिया हुआ, ये वाला यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए भारत और चीन के सेना आपस में फिर से टकराई। किस क्षेत्र में टकराया, इस क्षेत्र को हम देखते हैं। यहाँ पे ये रहा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के जो तवांग क्षेत्र है ना, इस पे ही यहाँ पे ही चाइना का, चीन का और इंडिया का सेना टकरा गई, मतलब आपस में आमने सामने हुई। चीन की सेना को गिरफ्तार कर लिया गया था, हिरासत में ले लिया गया था। बाद में कुछ समय के बाद इसको छोड़ दिया गया। तो यही चीज़ है, आपको यही चीज़ देखना है कि किस तरह से है। तो देखिए चाइना के साथ जो भारत का विवाद है, आप एक तरह से देख सकते हैं। मैं मैप में समझाना चाहता हूँ आपको। देखिए ये मैप है इंडिया का, ऐसे हम करेंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। एक तो ये क्षेत्र में है, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, एक मिनट। एक इस क्षेत्र में है, ठीक है,
और एक इस क्षेत्र में है उत्तराखंड के आसपास, और एक ये अरुणाचल प्रदेश वाला क्षेत्र में है। तो ये 3 फ्रंट पे यहाँ पे विवाद होता है। अभी जो लास्ट जो ईयर था पिछला साल, उसमें यहाँ पे फ्रंट में चल रहा था प्रॉब्लम, लेकिन अब इस फ्रंट को चेंज कर दिया गया, इसमें आ गया है अब यहाँ पे। तो ये सारी समस्या यहाँ पे निकल के आती है। तो यही आर्टिकल है। तीसरा जो आर्टिकल है, ये सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, उस फैसले में ये कहा गया है कि सरकार जो डिजिटलीकरण और डिजिटली डिवाइस जो होता है, जो ऑनलाइन एजुकेशन चल रहा है, ऑनलाइन एजुकेशन बच्चे को क्या है, शिक्षा का अधिकार है, मौलिक अधिकार है। अब आपके पास क्वेश्चन है, पुश करिए और सोचिए कि मौलिक शिक्षा जो है मौलिक अधिकार है, किस आर्टिकल के तहत बताया गया है। आप पुश करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आंसर। मैं बता देता हूँ, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A है, ये है कि 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए शिक्षा का मौलिक अधिकार होगा। जब लॉकडाउन का टाइम आता है, लॉकडाउन में सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई थी। ऑनलाइन होने से क्या होता था कि ऑनलाइन के लिए आपको गैजेट लेना पड़ेगा। गैजेट के रूप में आप देख सकते हैं कि आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप होना चाहिए, टैबलेट होना चाहिए, या फिर मोबाइल फ़ोन होना चाहिए। लेकिन आप सपोज करो जिन फैमिली के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, उनके पास अच्छे काम करने के लिए पैसा नहीं था, उनके पास जॉब नहीं था, वो फैमिली कहाँ से इतना बड़े मोटे बजट के गैजेट ले पाएंगे, उनके पास कहाँ से फ़ोन ले पाएंगे। तो क्या उनके बच्चे तो एजुकेशन लेने से छूट गए ना। आप मान लीजिए कोई गांव में है, वहाँ पे इंटरनेट है, अब ऑनलाइन क्लास उनकी हो रही है, कहाँ से वो ले पाएंगे। तो ये तो एजुकेशन से बाहर हो गए, एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है इनको। तो इनको एजुकेशन नहीं मिल रहा है तो फंडामेंटल राइट का वायलेशन हो गई ना। वही चीज़ मामला गया कहाँ, सुप्रीम कोर्ट में। पहले ये मामला गया था उच्च न्यायालय में, ठीक है, इस दिल्ली उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में, फिर इसको ट्रांसफ़र किया गया था सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में। तो यही मामला सर्वोच्च न्यायालय भी यही बोला है कि सुविधाओं तक पहुंच होना चाहिए सभी का। ये नहीं कि आप किसी भी परिस्थिति हो बच्चे को ऑनलाइन सुविधा आप पहुँचाएँ। यदि उनके पास पर्याप्त माध्यम नहीं है तो उपकरण आप देने की कोशिश करें, क्योंकि आप कर्तव्य से तो भाग नहीं सकते। यदि आप फीस पे करते हैं, सरकारी प्राइवेट जो स्कूल है उन्होंने गया, अब बोले कि बहुत सारे उनको कोटा ये किया गया कि 25% आपको EWC वाले जो है, इकोनॉमी बैकग्राउंड वाले, ठीक है, बैकवर्ड क्लास, इकोनॉमी बैकवर्ड क्लास जो बच्चे हैं, उनको आपको 25% कोटा देना पड़ेगा। तो ये चले गए थे कोर्ट के पास। तो कोर्ट ने बोला कि ऐसा नहीं है, आपको अपने कर्तव्यों से भागना नहीं चाहिए, आपको अपने कर्तव्यों को समझना चाहिए। जो पेंडेमिक के टाइम है, इस टाइम में आपको ये चीज़ें करना चाहिए। तो यही चीज़ें निकल के आती है। इसमें यही इंपॉर्टेंट था कि आर्टिकल 21 जो शिक्षा का अधिकार है 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे के लिए, ऑनलाइन एजुकेशन आने के बाद ये शिक्षा का अधिकार जो है फंडामेंटल राइट, ये बच्चे के पास रहे। इस बच्चे के पास रहने के लिए सरकार को भी और प्राइवेट जो स्कूल है उसको भी साथ आके काम करना पड़ेगा। तो आज हमने 3 ही आर्टिकल ले पाया, क्योंकि आज आपको पता है कि कल एग्ज़ाम है, हमने पहले ही आपको बता दिया। फिर भी कल से नेक्स्ट डे से कंटिन्यू रहेगा जो भी चीज़ें हमारे इनिशिएटिव, हम ब्रेक नहीं करना चाहते थे, इसको आप कवर कर लीजिएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। उससे पहले कि आप हमारे बुद्धा इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, आप यूट्यूब चैनल को ज्वाइन करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, क्योंकि आप जितना शेयर करेंगे उतना हमारे अंदर मोटिवेशन आएगा, हम और आपके लिए इनिशिएटिव लेके आएंगे। और सोमवार से आपको मैंने बताया था कि आंसर राइटिंग प्रोग्राम आप लोग का स्टार्ट हो रहा है। आप आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़े, ये फ्री इनिशिएटिव रहेगा, पूरा का फ्री, क्योंकि ये 10 तारीख को एग्ज़ाम हो जाएगा। तो 11 तारीख को आपके मेंस के साथ जो बच्चे हैं जो मेंस कर रहे हैं वो भी यहाँ पे प्रैक्टिस कराया जाएगा। तो हम हर एक सेक्शन को यहाँ पे कवर करने का कोशिश करेंगे। इसके लिए मैं कल आपको पूरी नोटिफिकेशन दे दूँगा किस तरह से ये इसमें प्रोग्राम में चीज़ें चलेगा। ये प्रोग्राम पूरा टोटली फ्री रहेगा, ठीक। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।